नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और मैं आपके सामने शकील सईद। शुरू करते हैं। राजधानी रायपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर और क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 26 अक्टूबर की रात तेलीबांधा थाना क्षेत्र के वीआईपी चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग रात में ही मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति प्रदेश के अस्मिता, पहचान, सम्मान से जुड़ी हुई मानी जाती है। पुलिस को जब घटना की खबर मिली तो तेलीबांधा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जिसने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया वह मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि इस बात की जांच अभी चल रही है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे कोई और कारण था या नहीं। सुबह होते होते ही इलाके में और भी लोग जमा होने लगे। नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वीआईपी चौक पहुंचे। उन्होंने टूटे हुए हिस्से को हटवाया और वहां सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए। इस बीच सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई, जिससे पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। लोग इसे प्रदेश की अस्मिता पर सीधा सीधा हमला बता रहे थे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सर्वे सर्वा अमित बघेल और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी की और मांग की कि जो भी इस घटना में शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ मूर्ति तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान पर चोट है। कुछ लोगों ने यह भी कहा अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की आत्मा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति आसपास ही कहीं का रहने वाला है और उसका व्यवहार कुछ समय से अजीब था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं उसके पीछे कोई संगठन या व्यक्ति तो नहीं है जिसने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया हो। घटना के बाद से वीआईपी चौक पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इलाके में माहौल अभी भी थोड़ा तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति पर नियंत्रण पुलिस ने रखा है। लोग अब भी वहां पहुंचकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मूर्ति को फिर से उसी जगह पर स्थापित किया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। इस पूरे मामले ने रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी है। लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी हर छत्तीसगढ़िया के दिल में बसती है। उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मूर्ति की मरम्मत कर उसे फिर से स्थापित करने की तैयारी चल रही है। पूरे के पूरे विपक्षी दल छत्तीसगढ़ के इस मामले में प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जी हाँ, मानसून वाली जो बारिश चली गई थी, बता रहे थे, वो वाले मौसम का, राजनीतिक मौसम का मिजाज बिहार में बदलने वाला है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब आसमान का रंग बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में यह सिस्टम आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा और चक्रवाती तूफान का रूप ले सकेगा। इसका असर उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की पूरी संभावना है। अगले 48 घंटे के अंदर राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से इस समय मौसमी सिस्टम सक्रिय है। अरब सागर से नमी भरी हवाएं आ रही है और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों के मिलने से उत्तर भारत, पूरे के पूरे उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। पूर्वी मध्य अरब सागर से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक द्रोणी रेखा बनी है, यानी ट्रफ
बना है। इस वजह से नमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप 27 अक्टूबर से बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। किसानों के लिए मौसम थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। प्रदेश में खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है। कई किसान अपनी फसल काटकर सूखने के लिए छोड़ चुके। अगर इसी दौरान बारिश हो गई तो फसल को नुकसान हो सकता है। धान की बालियां भीगने से खराब हो सकती है और वजन घट सकता है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भी किसानों ने इस बात को लेकर आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है वह 28 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर चक्रवाती तूफान का रूप लेगा। इसके बाद इसका असर धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ उत्तर की ओर बढ़ेगा और 29 से 31 अक्टूबर के बीच इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी यूपी में गरज बरस के साथ बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस इलाके में सुबह और शाम के समय में अब तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। दिन और रात के तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। शहरों के मुकाबले गांव में ठंड का असर ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा है। ये संकेत मिल रहा है कि अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों को कहा है कि वे अपनी फसल को खुले में न छोड़े और अगर संभव हो तो पहले से ही सुरक्षित जगह पर रख ले। वहीं जिन इलाकों में बिजली गिरने या तेज हवाओं की आशंका है वहां लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि ये समय छठ पर्व से ठीक पहले का है, इसलिए लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि त्यौहार के दौरान मौसम कैसा रहेगा। खास तौर पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग इस बात को लेकर आशंकित है। छठ तक ठंड और थोड़ा बढ़ जाएगी, लेकिन अब संभावना है कि बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट आएगी और उसके बाद सर्दी की शुरुआत तेज हो जाएगी। एक तरफ चक्रवाती तूफान का असर, दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ का दबाव, इन दोनों का मिला जुला असर राज्य के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। तीनों का मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। अगर सतर्कता बरती जाए तो किसान नुकसान से बचा जा सकता है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर रखे हुए और आने वाले दिनों में फिर से अपडेट जारी कर सकता है। मौसम की ताज़ा जानकारी पर ध्यान दें और अनावश्यक रूप से खुले आसमान के नीचे काम न करें। अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी तूफान टकराएगा। इन सभी जगहों पर बादलों, बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक गंभीर ठगी की खबर सामने आई है। यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब 1 साल से फरार था। पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां कौटिल्य एकेडमी नाम की कोचिंग संस्था चलती है। यहां डायरेक्टर पवन टांडेश्वर और उनकी पत्नी तथाकथित बताते हैं रूबी मजुमदार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर छात्रों से पैसे लेते थे। दोनों ने छात्रों को यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग देने का वादा किया था, लेकिन बाद में संस्था बंद कर दोनों फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक करीब 19 छात्रों से कुल 18,03,000 रुपये से ज़्यादा की ठगी की है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने एडमिशन के वक्त पूरी फीस जमा की थी। कुछ दिनों तक क्लास चली भी, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि कोचिंग को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद अचानक क्लास बंद कर दी गई। छात्रों ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया, लेकिन जब कोचिंग दोबारा शुरू नहीं हुई तो उन्होंने डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की। पहले तो पवन और उसकी पत्नी रूबी ने बच्चों को अलग अलग बहाना बताकर टालते रहे, लेकिन बाद में दोनों ने छात्रों के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए और फरार हो गए। खुद को ठगा महसूस करते हुए छात्रों ने 25 नवंबर 2024 को सरस्वती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धारा
18(4) और 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। लगभग 1 साल बाद पवन तांडेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी बताई जाने वाली रूबी मजुमदार अभी भी फरार बताई जा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एकेडमी में काम करने वाले शिक्षकों को भी समय पर वेतन नहीं दिया गया है। कई फैकल्टी को चेक के जरिए भुगतान किया गया था, लेकिन जब उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो साइन मैच न होने के कारण चेक बाउंस हो गए। इस पर शिक्षकों ने भी अलग से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि छात्रों से ली गई रकम कहां खर्च की गई और उसकी पत्नी कहां छुपी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। छात्रों ने बताया कि डायरेक्टर और उसकी पत्नी ने उन्हें बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि दिल्ली जैसी सुविधा और गाइडेंस रायपुर में मिलेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही कोचिंग बंद हो गई। कई छात्रों ने कहा कि उनके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से फीस जमा की थी ताकि बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें। इस घटना के बाद रायपुर में कोचिंग संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, लाइसेंस और पिछले रिकॉर्ड की जांच जरूर करें, ताकि इस तरह की ठगी से भविष्य में बचा जा सके। फिलहाल कौटिल्य एकेडमी का डायरेक्टर गिरफ्तार है और पुलिस उसकी पत्नी की तलाश में दबिश दे रही है। उम्मीद है कि छात्रों को जल्द ही न्याय मिलेगा और ठगे हुए पैसों की भरपाई भी हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ौदा के रहने वाले इरफान ने अपने कैरियर में बहुत ही कम वक्त में लोगों के दिलों में खास जगह बताई। उनकी खासियत सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं थी, बल्कि बल्लेबाजी और फील्डिंग में भी वे शानदार थे। छोटे से कैरियर में इरफान ने कई यादगार पल दिए। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उनके फैंस आज भी उनके कारनामों को याद करते हैं। इरफान ने 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। उनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया दौरे से हुआ, जहां इरफान पठान अपनी स्विंग और रफ्तार से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उनके कैरियर की शुरुआत इतनी दमदार थी कि जल्द ही वह टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन गए। 2004 में भारत जब पाकिस्तान दौरे पर गया, तब सभी को इरफान की परफॉर्मेंस का इंतजार था। उस समय पाकिस्तान के कोच जावेद मियांदाद ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि इरफान जैसे गेंदबाज तो पाकिस्तान की गलियों में भी मिल जाते हैं। लेकिन इरफान ने मैदान पर इसका शानदार जवाब दिया। पाकिस्तानी दौरे पर इरफान ने साबित कर दिया कि वह कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। उन्होंने 3 वनडे मैचों में 8 विकेट चटकाए और टेस्ट सीरीज में 12 विकेट लिए। 2006 में कराची टेस्ट में इरफान ने ऐसा कारनामा किया कि उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। उन्होंने टेस्ट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया और आज तक किसी बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक नहीं ली है, ये रिकॉर्ड है। इरफान की खासियत यह थी कि उन्होंने पहले ओवर में चौथी गेंद पर, मुझे जहां तक याद है, सलमान बट, उसके बाद 5वीं गेंद पर यूनुस खान जैसे शानदार प्लेयर को और 6ठी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ जैसे बेहद स्टडी प्लेयर को आउट किया था और पहले ओवर में ये हैट्रिक ली थी। 2007 के विश्व कप फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लीग मैच में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। ऐसे कारनामों के कारण इरफान हमेशा पाकिस्तान के लिए खतरा बने रहे। अपने इंटरनेशनल कैरियर में कुल 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 100 विकेट और 1105 रन, वनडे में 173 विकेट और 1544 रन और T20 में 28 विकेट और 172 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने IPL भी अलग अलग टीमों का हिस्सा रहे, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राइजिंग पुणे, सुपर जायंट्स। इरफान पठान सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वह भारतीय टीम के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी थे। छोटे से कैरियर में उन्होंने इतना नाम कमाया कि आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर लोग उनके यादगार प्रदर्शन, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी को याद कर रहे हैं। इरफान का कैरियर ग्राफ जितनी तेज़ी से ऊपर गया, तेज़ी से नीचे भी आया। उन्होंने अपने कैरियर में कई स्ट्रगल देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब वह कमेंट्री करते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनका अपना फेसबुक पेज है, जहां वो विचार रखते हैं अपने। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में उनके फैंस आज भी उनके हर लफ्ज़ और क्रिकेटिंग मूव को प्यार से देखते हैं।
मेहनत, लगन और सही समय पर सही प्रदर्शन से कोई भी खिलाड़ी इतिहास रच सकता है, ये इरफान पठान ने साबित किया। उनके जन्मदिन पर क्रिकेट फैन उनके शानदार कैरियर और उनके यादगार पलों को सलाम कर रहे हैं। डीए न्यूज़ प्लस और मैं शकील साजिद भी उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर और दूसरे हम बहुत सारी ऐसी गायिकाएँ जो कि कविता कृष्णमूर्ति, इन सब के बाद एक ऐसी आवाज़ जिसमें बॉलीवुड की मशहूर और लीजेंडरी सिंगर माना जाता था अनुराधा पौडवाल। उनकी मधुर आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। आज यानी 27 अक्टूबर को अनुराधा पौडवाल अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मिठास और सादगी का ऐसा मेल है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के अपने हुनर और लगन के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के कारवार जिले में उनका जन्म हुआ। उनका असली नाम अलका नाटकार्णी था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम अनुराधा पौडवाल रख लिया। बचपन मुंबई में बीता, जहां से उन्होंने संगीत में रुचि उनकी पैदा हुई। हालांकि उन्हें क्लासिकल ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन लिविंग लीजेंड जो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की लता मंगेशकर के गाने सुनकर खुद अपनी आवाज़ को निखारा उन्होंने। उनकी आवाज़ में मिठास और एक गहराई थी, उसने उन्हें बाकी गायकों से अलग बना दिया। अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में फिल्म अभिमान से की। इस फिल्म में उन्होंने जया भादुड़ी के लिए एक श्लोक गाया। हालांकि ये श्लोक बहुत छोटा था, लेकिन यहीं से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उसके बाद उनका सफ़र लगातार आगे बढ़ता गया। उन्होंने उधार का सिंदूर, लैला मजनू, जाने मन, सरगम और एक ही रिश्ता जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए। 1990 का दशक अनुराधा पौडवाल के कैरियर का सबसे सुनहरा दौर रहा। उन्होंने आशिकी, बेटा और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के लिए गाने दिए जो आज भी सुपरहिट है। इन फिल्मों के गानों की सफलता के बाद अनुराधा को लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने ये साबित किया कि बिना क्लासिकल ट्रेनिंग के भी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम, रियाज करने का तरीका भी उनका अलग था और ये मुकाम हासिल किया। लता मंगेशकर के गाने सुनकर अपने सुर और आवाज़ पर काम करती थी। उनके गानों में एक सुकून और आत्मा की गहराई थी। अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत में भी बड़ा योगदान दिया। ट्री सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार के साथ मिलकर कई भक्ति एल्बम्स बनाए जो बेहद लोकप्रिय हुए। जय गणेश देवा, श्याम तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम जैसे उनके भजन आज भी हर मंदिर और त्योहारों में गूंजते हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषाओं में अपनी आवाज़ दी। 80 और 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल का नाम लता जी और आशा जी के साथ लिया जाने लगा। वो इस दौर की टॉप सिंगर्स में शामिल थी। किशोर कुमार साहब के साथ उन्होंने करीब 300 स्टेज शो किए। कैरियर के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिल्मी गानों से दूरी बना ली और भक्ति संगीत की ओर रुख कर लिया। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से लगभग किनारा कर लिया और खुद को आध्यात्मिक संगीत से समर्पित कर लिया। भक्ति संगीत के क्षेत्र में आज भी एक सम्मानित नाम है। अगर किसी में सच्ची लगन और मेहनत हो तो वह बिना किसी पृष्ठभूमि के सफलता हासिल कर सकता है, ये उन्होंने साबित किया। अपनी सादगी, मधुरता और समर्पण से जो पहचान बनाई वो उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। 71वें जन्मदिन पर अनुराधा पौडवाल को हम सभी उनकी भक्ति भावना से जोड़ के संगीत के लिए लाखों दिलों में उनकी गर्मजोशी और प्यार के साथ गूंजती आवाज़ के लिए याद करते हैं। अनुराधा पौडवाल जी को उनके जन्मदिन पर डीए न्यूज़ प्लस और शकील साजी की तरफ से नमस्कार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।